अस्सलाम वालेकुम। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आया हुआ है हमारे पास ऑटम 2012 में क्वेश्चन। इट वाज फॉर 24 मार्क्स। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट देखिएगा था, पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबाउट एरर्स। दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या था, रिकैलकुलेट द प्रॉफिट्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव करेक्शन, यानी प्रॉफिट पे अफेक्ट बताना या इम्पैक्ट बताना रेक्टिफिकेशन करने से क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ करिएगा। कहता है व्हाइल क्लोजिंग हिज बुक्स ऑन 30 जून 2012 मिस्टर रेहान आइडेंटिफाइड अ difference in trial balance which he kept in the suspense account. Okay, he prepared his profit and loss account on the basis of this trial balance and arrived at the profit of 679,000. गलत ट्रायल बैलेंस था, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं थी, उसने उसको सस्पेंस में रखा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। कहते हैं व्हाइल ट्राइंग टू रिकंसाइल द ट्रायल बैलेंस ही डिटेक्टेड द फॉलोइंग एरर्स। नीचे कुछ एरर्स बताए गए हैं। कहता है ये एरर्स डिटेक्ट हुए हैं। नंबर 1 कहता है बिल रिसीव्ड फ्रॉम ABC फर्निशिंग्स ऑन 1 जुलाई 2011। साल के शुरू में पहले दिन ही एक बिल रिसीव हुआ है for repair of furniture rupees 3,000 and for furniture supplied rupees 10,000। सिर्फ यहाँ तक देखें, 3,000 रुपए के रिपेयर्स और 10,000 रुपए का फर्नीचर, ये एंट्री होनी चाहिए। रिपेयर्स, फर्नीचर, ठीक है, और उनका नाम क्या है जिनसे हमने खरीदा, ABC फर्निशिंग, ABC फर्निशिंग। ठीक है, 3,000 के रिपेयर्स, 10,000 का फर्नीचर और टोटल 13,000 का बिल रिसीव हुआ। ये थी चीज की करेक्ट एंट्री। दोबारा पढ़ता हूँ। बिल रिसीव फ्रॉम ABC फर्निशिंग्स ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर रुपीज 3,000। रिपेयर्स के नाम चाहते हो, हमारे पास एक्सपेंस है। एंड फॉर न्यू फर्नीचर, नया फर्नीचर, दिस इज फिक्स एसेट। 10,000 वाज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 11,000, और इसको किस तरह से एंटर कर दिया गया, परचेज डे बुक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दो एरर्स आपने देखे हैं, एक कहता है बुक का एरर और एक कहता है अकाउंट का एरर। अगर वो कहता है कि आपने लिख दिया है अकाउंट में एज 11,000, इसका मतलब है ABC फर्निशिंग, बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहता है आपने परचेज बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब है डबल एंट्री गलत है। आपने परचेज की बेसिकली एंट्री कर लिया, दैट इज परचेज अकाउंट टू क्रेडिट अकाउंट। और अमाउंट कितनी बताई गई है, 11,000। ये है जी हमारे अकाउंटेंट साहब के कारनामे। उन्होंने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, समझिए सारी की सारी परचेज। अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, हमें पता है जब भी हमें फिक्स एसेट मिले तो हमें उसकी डेप्रिसिएशन देखनी होती है। देखिए फुल स्टॉप के बाद कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। साल के पहले दिन की ट्रांजैक्शन है, खरीदा फर्नीचर, रिकॉर्ड कर दिया परचेजेस, यानी पूरे साल की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की हमारे अकाउंट के साथ। तो चलिए रेक्टिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले इस एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, इट्स 11,000। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये रिवर्स किया, ये ठीक हो गया। दूसरी एंट्री ये करनी चाहिए थी, चलिए ये भी कर देते हैं। रिपेयर्स, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के तौर पे। फर्नीचर अकाउंट टू ABC फर्निशिंग। ठीक है, कितनी है जी, 3,000, 10,000 एंड इट्स 13,000। ये होगी जी हमारी ये वाली रेक्टिफिकेशन। ठीक हो गया। यही हमारे स्टूडेंट करते हैं, यहाँ तक भूल जाते हैं। यहाँ तक करने के बाद डेप्रिसिएशन भूल जाते हैं। तो अब इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी चाहिए थी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 10,000 रुपये का फर्नीचर था, 10,000,
वर्किंग दिखा एग्जामिनर को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बताया गया है जी, दैट इज 10%। पूरे साल की डेप्रिसिएशन है 12/12, तो ये हो जाएगी आपके पास ये 10,000 की 1,000 डेप्रिसिएशन। अब आपकी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गई जी। ठीक है, तो जब भी फिक्स एसेट्स की बात की जाए तो सबसे पहले देखें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, अगर गिवन है तो आपने उसकी डेप्रिसिएशन का फैक्ट भी देना है। हमारे अकाउंटेंट साहब ने फिक्स एसेट को परचेज रिकॉर्ड कर दिया, हमने परचेज को रिवर्स किया, फिक्स एसेट को रिकॉर्ड किया और सिर्फ फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन लिया। 3,000 इज द रिपेयर एक्सपेंस, एक्सपेंस की तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, नंबर 2 पे कहता है फर्नीचर व्हिच स्टूड इन द बुक्स एट 5,000 was sold on 1st July 2011, साल के पहले दिन ही बेच दिया गया। उसकी बुक वैल्यू बताई गई है ₹4,2750। अच्छा, यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की बजाय आप फर्नीचर भी लिख सकते हैं, फर्नीचर को भी क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, फर्नीचर को मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि नेट बुक वैल्यू पे हमारे लेजर्स बन रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म है नहीं है, तो मैंने दोनों लिख दिए, फर्नीचर अकाउंट पे और एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। Furniture we stood in the books at 5,000 was sold on 1st July 2011 for ₹2,750 in part exchange of new furniture costing 8,750 and the net invoice of 6,000 was passed through the purchase day book। फिर बुक की बात कर रहे हैं, यानी परचेज समझ के रिकॉर्ड कर लिए। परचेज डे बुक में 6,000 परचेज समझ के रिकॉर्ड कर लिए, यानी परचेजेस टू क्रेडिटर्स। ये किसने रिकॉर्ड किया? हमारे अकाउंटेंट साहब ने। कितनी अमाउंट? इनवॉइस की अमाउंट से 6,000 की 6,000। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये फिक्स एसेट के ऊपर है सवाल। देखें अभी इस अटैम्प्ट में IAS 16 का स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसने रेक्टिफिकेशन में देखें IAS 16 दे दी है सारी। अब हमें एक्सचेंज की एंट्री आती है, न्यू एसेट लिखते हैं हम। ये है क्या जी? एसेट क्या है हमारे पास? फर्नीचर है, तो फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर न्यू। कितने का है जी नया फर्नीचर? इट्स 8,750, तो लिख देते हैं 8,750। ओल्ड फर्नीचर कहता गया है, ओल्ड फर्नीचर कितनी अमाउंट का है? जिस दिन गया साल का पहला दिन था, इसकी वैल्यू थी जी 5,000, नेट बुक वैल्यू पे चला गया। उसके बाद कहता है 6,000 उनको कैश भी पे करना पड़ा, यानी इनवॉइस भी आ गई। मैं लिख देता हूँ अकाउंट पेएबल 6,000। बाकी जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो क्या है? दैट इज द लॉस, दैट इज अमाउंटिंग टू ₹2250। ये क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल, जो भी जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये थी इसकी करेक्ट एंट्री। उसके बाद ये जो नया फर्नीचर खरीदा है, इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, यानी डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर लिख रहे हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्नीचर अकाउंट और टू बी ऑन सेल साइड दोनों लिख लें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 8,750 इसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन 8,750 into 10% into 12/12, तो ये बनती है जी 875। ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। हमारे अकाउंटेंट साहब ने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, नया एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने इसको परचेज समझ लिया और उनके ख्याल में ये जो पुराना फर्नीचर है ये अभी चल रहा है, इसकी भी उन्होंने डेप्रिसिएशन खैर से जिम्मेदारी के साथ रिकॉर्ड की होगी। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 5,000 का फर्नीचर था, तो ये ले 5,000 into 10% into 12/12, तो ये बनती है जी 500 की डेप्रिसिएशन। जिम्मेदारी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड की होगी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि डिस्पोजल हो गया। वो तो समझे कि नया एसेट आया, वो भी परचेज के नाम से, तो उसकी देखें डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड की, और पुराने का डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड किया, तो यानी उसकी डेप्रिसिएशन पूरे साल के रिकॉर्ड कर दी है। ये था जी हमारे अकाउंटेंट साहब के एरर्स। अब हमें सीनियर अकाउंटेंट, हमें तो सारे चैप्टर्स आते हैं, हमने IAS 16 सीख लिए, अब उसकी गलतियाँ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले इस एंट्री को रिवर्स करेंगे। ये एंट्री रिवर्स होगी परचेजेस अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट
क्रेडिटर क्रेडिट था उसको मैंने डेबिट कर दिया, परचेजेस डेबिट थे उसको क्रेडिट कर दिया, तो मेरे पास ये एंट्री रिवर्स हो गई 6000। ठीक है, ये रिवर्स हो गई, ये ठीक हो गया। अब ये एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, ये भी कर लेंगे। फर्नीचर न्यू, ये है जी 8750। लॉस हमारी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में वो जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए 2250। ओल्ड फर्नीचर हमारा क्या है, ओल्ड फर्नीचर दैट वाज फॉर 5000 और हमें अकाउंट पेबल करना पड़ा है, पे करने हैं अभी पैसे जिसकी इनवॉइस हमें रिसीव हुई है दैट वाज फॉर 6000। इनवॉइस हमेशा हमें उधार पे रिसीव होती है। और अब क्या करना, देखें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 875 की, उन्होंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है 500 की। कितनी डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा है 375 की, उसको भी रिवर्स करें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फर्नीचर जो रिकॉर्ड की गई है एक्सेस, अब मैं उसको कम रिकॉर्ड की गई है, सॉरी डेप्रिसिएशन उन्होंने रिकॉर्ड किया 500 की, करनी चाहिए थी 8 कम रिकॉर्ड की है। तो चलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फर्नीचर अकाउंट। क्रेडिट कितनी अमाउंट से 500 से रिकॉर्ड की है, करनी थी 875, तो 375 उन्होंने कम रिकॉर्ड किया, तो ये देखिए हमने 375 और रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट है। ठीक है, तो बेसिकली वो हमारा IS16 टेस्ट कर रहा है रेक्टिफिकेशन में। जिस तरह शेर जंगल का बादशाह ना, उसी तरह आपका एग्जामिनर भी ये जो रेक्टिफिकेशन होता है उसमें बादशाह जो मर्जी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जी ट्रांजैक्शन 3rd नंबर पे कहता है गुड्स वर्थ ₹10200 परचेज फ्रॉम अ क्रेडिटर ऑन 28 जून 2012, साल खत्म होने से 2 दिन पहले खरीदी गई। हैड बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, और उसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया, यानी परचेज टू क्रेडिटर एंड क्रेडिटेड हिम, यानी क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया, बट वर नॉट डिलीवर्ड टिल 5 जुलाई, लेकिन चीज़ें 5 जुलाई तक मिली ही नहीं। ये प्योर इन्वेंट्री का सवाल है जी। हाउएवर, जबकि द टाइटल ऑफ द गुड्स हैड बीन पास ऑन 28 जून, लेकिन मलकियत गुड्स की आपको 28 जून को ही ट्रांसफर हो गई थी। तो IS2 में ये कहता है जिस दिन मलकियत आपको ट्रांसफर हो जाए उस दिन आपने रिकॉर्डिंग करनी है, ये नहीं देखना कि गुड्स पहुंचे हैं या नहीं, इनवॉइस आ गई कि नहीं आई, जिस दिन आपको टाइटल ट्रांसफर हो गया आप रिकॉर्डिंग कर दें। वो कहता है कि रिकॉर्ड कर दी गई है। दोबारा पढ़ो, गुड्स वर्थ 1020 परचेज फ्रॉम अ क्रेडिटर ऑन 28 जून 2012 हैड बीन एंटर्ड, एंटर कर दी गई है इन द परचेज डे बुक, यानी कर चुका है। तो मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ कंफ्यूज किया उसने जी, तो मैंने इस एंट्री के लिए सिर्फ लिख देना नो फैक्ट। उसने कोई गलती नहीं की, उसने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए उसने ये ट्रांजैक्शन लिखी है, ये देखने के लिए कि आप नो फैक्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते। नो फैक्ट लिखते हैं कि मार्क्स है। कुछ जीनियस स्टूडेंट्स हमारे इसकी रिवर्सल करके आएंगे कि उसने गलत रिकॉर्ड किया है। तो इन्वेंट्री का बेसिकली कॉन्सेप्ट IS2 का आपने उस कॉन्सेप्ट यहाँ पर तय करना। पहले 2 रेक्टिफिकेशन में IS16 टेस्ट किया, इसमें IS2 टेस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा चौथे पॉइंट में अ कंप्यूटर bought originally for ₹70,000 4 years ago and depreciated to 12,000 और अब उसकी वैल्यू रह गई 12,000, had been sold for ₹15,000 15,000 का सेल कर दिया। on the first day of the year, साल के पहले दिन, the amount deposited was entered in the bank book but no other entry was passed। अच्छा जी, जब आपने ऐसे उसको बेचा है क्या एंट्री करनी चाहिए? आपको कैश मिला तो कैश डेबिट, कैश कितना मिला जी 15,000 कैश डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं उस सूरत में जब वो अकाउंट बन रहा हो। अब उसने मुझे बुक वैल्यू दी है तो मैं बुक वैल्यू को क्रेडिट कर देता हूँ। कंप्यूटर लिख रहा हूँ आपके लिए जी, बुक वैल्यू नेट बुक वैल्यू दैट इज अमाउंटिंग टू ₹12,000। 12,000 का गया, 15,000 का आया। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है? वी हैव 3,000 गेन, 3,000 ये हमें हो गया जी गेन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए अदर इनकम जाना चाहिए।
हमारे अकाउंटेंट साहब क्या करते हैं, वो करते हैं जी बैंक से पैसे हैं, सॉरी बैंक से पैसे आए हैं, तो बैंक बुक, बैंक से पैसे आए यानी चेक है। हमारे अकाउंटेंट साहब जीनियस, उन्होंने बैंक अकाउंट में 15,000 लिख दिया, उसके बाद फेसबुक यूज़ करना शुरू, तो बाकी एंट्री नहीं की। देखिए क्या कहता है, कहता है the amount deposited was entered in the bank book but no other entry was passed, लेकिन दूसरी एंट्री पास नहीं की गई, तो हमने पास कर दिया जी। ठीक है जी। इस एंट्री को करने का एक और तरीका भी था, आपको 70,000 कॉस्ट मिली हुई है, कॉस्ट से आप लेस करते, मैं कह देता हूँ ये लीजिए, यहाँ तो 12,000 से एंट्री करें या पूरी कॉस्ट से एंट्री करें 70,000, 12,000 रुपये आपके क्या है उसकी नेट बुक वैल्यू है, तो बाकी की अमाउंट क्या है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 58,000 की है, 58,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब आप 70,000 कॉस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या यहाँ कॉस्ट भी ना लिखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ना लिखें, इन दोनों की जगह पे नेट बुक वैल्यू लिख दें। ठीक है, क्रेडिट है 70, डेबिट है 58, जब आपस में कैंसिल आउट होंगे नेट होंगे तो बाकी क्रेडिट 12,000 ही बचता है। ठीक है, तो दोनों तरह से एंट्री कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हमारे अकाउंटेंट साहब ने सिर्फ बैंक में एंट्री की है, चलिए मैं 12,000 वाली एंट्री नहीं करता, ऊपर हमने वैसे वही की हुई है, ये नीचे मैं 12,000 वाली एंट्री कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर हमने नेट बुक वैल्यू से की है, नीचे कॉस्ट से करके देखते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने बैंक रिकॉर्ड किया हुआ है, आइए इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी, बैंक तो रिकॉर्डेड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 58,000 से, ठीक है, कंप्यूटर क्रेडिट होगा, कंप्यूटर 70,000 से, गेन हमें हुआ है जी, वी हैव गेन ऑफ ₹3,000, बाकी की जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगी, दैट विल गो टू द सस्पेंस अकाउंट, तो भेज देते हैं सस्पेंस अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी, इसका डिफरेंशियल है 73 में से 58 माइनस करेंगे तो इट्स 15,000। अब अकाउंटेंट साहब ने देखें डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की, तो उन्होंने डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड की होगी, उसको भी तो रिवर्स करना है, लेकिन उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन का रेट भी तो पता होना चाहिए कि अपनी पास से लगा लें। डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं डेप्रिसिएशन को रिवर्स नहीं कर सकता। अगर मुझे रेट गिवन होता तो मैंने डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना था। ठीक है, फिलहाल इतना ही काम करेंगे इसमें। आप एग्जाम में अपना तेज हर तरह से आपको टेस्ट करता है, तो कुछ जीनियस यहाँ पे फर्नीचर वाला रेट भी अप्लाई कर सकते हैं 10%, लेकिन हाँ आप मतलब जीनियस नहीं बनना। नेक्स्ट देखिएगा जी, गुड्स वैल्यू 13,000 वर रिटर्न बाय जाहिद साहब ने रिटर्न की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, गुड्स जो रिटर्न हुई है जी सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न, और डेटर जिन्होंने वापस किया जाहिद, कितनी अमाउंट की गुड्स रिटर्न की गई है जी 13,000 की, 13,000। ओके फाइन। अच्छा, हमारे अकाउंटेंट साहब क्या करते हैं, दीज वर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, परचेज डे बुक में एंटर की गई, यानी परचेजेस में एंटर की गई, परचेज अकाउंट में एंटर की गई, कितनी, कुछ नहीं बताया, एज इट इज 13,000। ये एंट्री कई दफा रिपीट की है कि आप एग्जामिनर इसको अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद कहता है एंड पोस्टेड टू सप्लायर्स अकाउंट एज 31,000 सप्लायर के अकाउंट में, जिसको क्रेडिटर कहते हैं हम, उसमें 31,000 लिखी, कितनी गलतियां की, 2 गलतियां की, एक तो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया नंबर 1, और फिर जब क्रेडिटर रिकॉर्ड किया तो अमाउंट भी गलत करेंगे। अब ठीक कैसे करेंगे, इस सारी की सारी एंट्री को रिवर्स कर दें, ये हो जाएगा कि हमारे पास क्रेडिटर डेबिट होगा, कितनी अमाउंट से, 31,000 से, ठीक है, परचेज क्रेडिट होगी, कितनी अमाउंट से, 13,000 से, इन दोनों का डिफरेंस लें और उस अमाउंट को भेज दें सस्पेंस अकाउंट में, कितना डिफरेंस आता है,
दोनों का 18,000, ये जाएगा जी सस्पेंस में 18,000। ये मेरी एंट्री ठीक हो, इसको भी तो रिकॉर्ड करना है, तो चलिए कर ले। सेल्स रिटर्न 13,000, डाइटर जाहिद 13,000। लीजिए हमारी हो गई रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट देखिएगा जी, लास्ट ट्रांजैक्शन हमें दी गई है, सेकंड लास्ट, कहता है डिस्काउंट ऑफ ₹3700 वाज अलाउड बट पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब देखें सिर्फ अकाउंट की बात कर रहा है कि अकाउंट में क्रेडिट किया गया, ठीक है। अब पूरी बुक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अकाउंट की बात कर रहा है। हमारी एंट्री क्या है जब डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, तो डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। कितनी अमाउंट का डिस्काउंट अलाउ किया गया है? 3700। हमें कहता है आगे, गौर से देखिएगा प्लीज, अकाउंट में और बुक्स में यही फर्क है। कहता है बट पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव अकाउंट की क्रेडिट में पोस्ट हो गया 3700। डेटर के बारे में खामोश है, तो डेटर एज इट इज आ जाएगा। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उसने खामोशी इख्तियार की। अगर खामोशी इख्तियार ना करता तो मैं भी जैसे वो कहता है वैसे करता, ठीक है। अगर उसने लिखा होता कि पोस्टेड इन डिस्काउंट रिसीव बुक, अगर बुक कहता तो फिर मैंने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट करना था। उसने सिर्फ अकाउंट का है कि सिर्फ इस अकाउंट में पोस्ट किया गया। क्रेडिट के बारे में खामोश, ये नहीं डिस्काउंट अलाउ की बजाय डिस्काउंट रिसीव लिख दी गई है अकाउंट के साथ अकाउंट। तो डाटा हमारा ठीक है, ठीक है। हमने क्या ठीक करना है? एक तो डिस्काउंट अलाउड लिखना है, लिख दें डिस्काउंट अलाउड 3700 से, ये भी ठीक हो गया। ये जो डिस्काउंट रिसीव गलत लिखा है इसको भी डेबिट कर, डिस्काउंट रिसीव इसको भी डेबिट किया 3700 से। अब इसको टोटल करें और सस्पेंस अकाउंट में भी जो आ गया इसका टोटल करेंगे, इट विल बी 7400। ये होगी हमारी रेक्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा जी, आखिरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास। कहता है चेक ऑफ ₹10,800 वाज पेड टू क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट, यानी 10,800 हमने क्रेडिटर को पे किया है। क्या एंट्री होनी चाहिए? हमें डिस्काउंट मिला है, क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिट डेबिट। यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट आनी है, क्यों? हमने कैश पे किया तो कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ठीक है। अब कैश कितना पे किया? कहते हैं कि हमने उसको पे किया 10,800 ये पे किया। डिस्काउंट कितना मिला? कहते हैं 10% कैश डिस्काउंट मिला है, 10% कैश डिस्काउंट है। तो ये अमाउंट किया 90%, तो इसमें से डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 10,800 डिवाइडेड बाय 90% अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यू विल हैव 1200, दैट इज योर डिस्काउंट रिसीव। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल हैव 12,000। ये भी एंट्री कई दफ़ा हमारे एग्जामिनर रेक्टिफिकेशन में रिपीट कर चुका है, तो जो रेपिटेटिव एंट्रीज हैं वो तो हमें लास्ट में आनी चाहिए। अब आगे देखिएगा, कहता है बट द पेमेंट वाज रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 1080 ओनली विदाउट एनी अदर एंट्री। कहता है परचेजेस में आपने उसको सिर्फ डेबिट कर दिया, कितना? 1080 को उसने किया। अब इसको ठीक करें, सबसे पहले क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना है, कर दें क्रेडिटर 12,000, ठीक है। कैश को रिकॉर्ड करना है, करें कैश 10,800। डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट रिसीव को 1200 कर दिया। परचेज गलत डेबिट है, उसको क्रेडिट करें, परचेज अकाउंट 1080। बाकी इसकी डिफरेंशियल अमाउंट देखें कितनी बनती है। इसकी जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसको जाना है सस्पेंस में, सस्पेंस अकाउंट में 1080। तो ये होगी जी हमारी रेक्टिफिकेशन जो कि उसने
सवाल में पूछी है। दूसरा पार्ट सवाल का है कि मैंने आपको प्रॉफिट बताया, अब उसको भी ठीक करते हैं। तो चलिए प्रॉफिट को भी ठीक कर देते हैं। हमें कितना प्रॉफिट बताया जी? हमें नेट प्रॉफिट बताया गया है, दैट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 679,000। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐड होगा, कुछ लेस होगा। प्रॉफिट होता है कि हमारे पास क्रेडिट नेचर का, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जितनी भी आइटम्स क्रेडिट हो रही है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। क्रेडिट अमाउंट्स, जो भी हमारे पास क्रेडिट अमाउंट्स है वो ऐड कर दूंगा। जगह काम है लेस हम यहाँ पे कर देते हैं। इसमें से जो भी लेस करना है वो क्या होगी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट आइटम्स है वो लेस करेंगे। ना हमने रॉन्ग एंट्रीज को कंसीडर करना है, ना हमने करेक्ट एंट्रीज को कंसीडर करना है, हमने कंसीडर करना है किसको? रेक्टिफाइड एंट्रीज को। रेक्टिफाइड एंट्रीज में भी सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स। तो चलिए एक एक करके ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और उनकी अमाउंट्स को नोट करते हैं। जी हमारे पास देखिएगा सबसे पहले ट्रांजैक्शन की है, क्रेडिट डेबिट हो रहे हैं, परचेजेस क्रेडिट हमें चाहिए, परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड करते हैं, तो देखिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ परचेजेस के नाम से। परचेजेस एडजस्टमेंट नंबर 1 है हमारे पास, तो लिख दें साथ में जनरेट के सामने के लिए 11,000। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए, रिपेयर्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, फर्नीचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, अकाउंट पेबल नहीं आते, सिर्फ रिपेयर्स आएगा। रिपेयर्स हमारे पास डेबिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं तो हमें क्या करना है? लेस करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिपेयर्स, रिपेयर्स एक्सपेंस। इनकी अमाउंट है जी हमारे पास 3,000, तो 3,000 हमें लेस करना है प्रॉफिट में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, तो ये तो एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, अब एडजस्टमेंट नंबर 2 लिख दें। डेप्रिसिएशन के नाम से किसकी डेप्रिसिएशन है? फर्नीचर की है। फर्नीचर अमाउंट कितनी है जी? इट्स 1,000 लेस हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने नोट कर लिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्रेडिटर टू परचेजेस। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाता है, तो परचेजेस क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट ऐड कर देंगे 6,000 परचेजेस की वजह से। ट्रांजैक्शन नंबर 2 है ये। ठीक है जी, फिर आ जाएगा देखो फर्नीचर डेबिट, लॉस हो रहा है डिस्पोजल पे, लॉस डेबिट हो रहा है, तो डेबिट है तो ऐड करना हमने। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ये है जी लॉस ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल का लॉस है। अमाउंट है भी 2250, इसको भी क्या होगा जी? लेस होगा। ठीक है, फर्नीचर बैलेंस शीट आइटम, फर्नीचर बैलेंस शीट आइटम, अकाउंट्स पेबल बैलेंस शीट आइटम। फिर है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम, तो इसको ऐड होना है, डेबिट हो रहा है तो एडजस्टमेंट नंबर स्टेट 2 ही है। डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी 375 से, ऐड होनी है, लेस होनी है, डेबिट हो रही है तो लेस हो। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, सस्पेंस डेबिट। सस्पेंस कौन सी आइटम है? ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना बैलेंस शीट, इस पर जमा करें। कंप्यूटर बैलेंस शीट आइटम, गेन हुआ है, गेन हुआ तो क्रेडिट हो रहा है, तो चलिए जी ट्रांजैक्शन नंबर आई बिलीव इट्स 4, इसमें गेन हुआ है हमें, गेन ऑन डिस्पोजल, इसको हम क्रेडिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे, इट्स 3,000। नीचे हमारे पास ये गेन भी रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, ये है क्रेडिट डेबिट हो रहे हैं, बैलेंस शीट आइटम, परचेज क्रेडिट हो रही है, तो ये देखिए आई बिलीव इट्स ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेजेस। कितनी अमाउंट की है जी परचेजेस? इट्स फॉर रुपीज 13,000 ऐड कर दिया। सस्पेंस को इग्नोर करें। परचेज रिटर्न देखें डेबिट हो रही है, परचेज रिटर्न डेबिट हो रही है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है जी, इस अमाउंट टू रुपीज 13,000। जो डेबिट आइटम्स हैं वो देखें लेस होती जा रही है, जो क्रेडिट आइटम है वो, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारा क्रेडिट है, क्रेडिट आइटम्स ऐड,
आसान है जी। ये भी रिकॉर्ड कर लिया, डेटर हमारी बैलेंस शीट आइटम है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, दोनों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ले है। डिस्काउंट अलाउड अमाउंट है हमारे पास 3700। फिर है जी डिस्काउंट रिसीव इस अमाउंटिंग टू रुपीज अगेन 3700। ठीक है जी, ये भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। सस्पेंस आने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रेडिटर, सस्पेंस, कैश, डिस्काउंट रिसीव, यस ये आएगा डिस्काउंट रिसीव 1200 और परचेजेस आएगा, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आई बिलीव इट्स ट्रांजैक्शन नंबर 7। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है तो लिखिए जी डिस्काउंट रिसीव अमाउंटिंग टू रुपीज 1200। देखिए आप परचेजेस क्रेडिट हो रही है, सेम एडजस्टमेंट है, परचेजेस क्रेडिट हो रही है 1080। चलिए इसमें ये ऐड करें, ये लेस करें। स्टूडेंट्स वापस आइएगा ज़रा, ये मुझे कैलकुलेशन करते हुए पता चला हमने एक अमाउंट गलत लिखी हुई है। ये जो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर आई बिलीव इट्स एडजस्टमेंट नंबर 6 देखिएगा, डिस्काउंट ऑफ रुपीज 3700 वाज अलाउड इन ये एंट्री हमें, बट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव है 7300। यानी ये जो है ये 7300 रिकॉर्ड किया गया है। अगर ये 7300 रिकॉर्ड किया गया है तो 7300 से ही रिवर्स होगा 7300, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट हमारे पास हो जाएगा। टोटल करेंगे इट विल बी 11000। ये जिसमें एक करेक्शन है ये देख लें, 7300 था तो 7300 से रिटर्न होगा। अब आप लोग मेरे सामने बैठे हैं तो मुझे बताते हैं कि सही कर ठीक आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सामने नहीं बैठे हुए तो सारा कुछ मुझे करना पड़ता है। अच्छा ये 7300 अमाउंट थी तो ये मैंने 7300 लिख दी। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो इट्स 11000, और ये जो 7300 है इसने यहाँ पे भी आना है, ये आ जाएगा 7300, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट में जब ये ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे तो यू विल हैव एडजस्टेड प्रॉफिट, जो पूछा गया आपसे, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट अमाउंटिंग टू रुपीज, ये मैंने कैलकुलेट किया जी 683, याद को ट्राई कीजिएगा 655, ठीक है जी। तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या इस पूरी रेक्टिफिकेशन में क्या सीखा, देखें IAS 16 हमारा रिवाइज हुआ, IAS 16 रिवाइज हुआ, IAS 2 रिवाइज हुआ, IAS 16, और यहाँ पे हमारा कुछ कंट्रोल अकाउंट है, कुछ हमारी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री हैं, और हमारे जो पिछले टॉपिक्स हैं सारे वही रिवाइज हो रहे हैं, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया। हमने इसमें क्या आसानी किया कि नेट प्रॉफिट हमें पता है क्रेडिट नेचर का होता है, तो रेक्टिफिकेशन में जितनी भी एंट्रीज क्रेडिट हो रही है वो सारी ऐड हो जाएंगी, और जितनी भी डेबिट हो रही है सारी डेबिट हो जाएंगी।